हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपने कार्यकाल का तीसरा बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया। बतौर वित्त मंत्री सीएम सुक्खू ने 58,514 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 70 करोड़ रुपए का ये बजट ज़्यादा था। हालांकि आज तक के तमाम बजट को देखा जाए तो ग्रोथ के हिसाब से ये सबसे कम ग्रोथ वाला बजट रहा। लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि जब भी राज्य सरकारें मुख्यमंत्री, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री ही वित्त मंत्री होता है, उसके पास ही वित्त विभाग का जिम्मा रहता है, हर बार बजट को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का अधिकारी प्रयास करते हैं और योजनाओं का जिक्र बजट में कर दिया जाता। लेकिन धरातल पर योजनाएं नहीं उतरती, क्योंकि बजट में प्रावधान के बिना योजनाओं को शामिल किया जाता है। ये बात आज से नहीं बल्कि पिछले 20-25 सालों से देखी जा रही है कि मुख्यमंत्री बजट में बड़ी बड़ी घोषणाओं का जिक्र कर देते हैं, लेकिन धरातल पर योजनाएं नहीं उतरती। लेकिन इस बार बजट को जिस प्रकार से रूप प्रदान किया गया है, बजट को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया गया, उसमें 70,000 करोड़ की जरूर ग्रोथ है। लेकिन धरातल पर दिखता है कि बजट उतना ज़्यादा मुश्किल में नहीं आएगा जितने पिछले बजट आए हैं। वर्ष 2025-26 में राजस्व प्राप्तियां 42,343 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। हमने सुबह के अपने लाइव स्ट्रीम में कहा था विधानसभा से कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को 35-40 हज़ार करोड़ के आसपास पैसा आता है। यहाँ पर 43,000 करोड़ जरूर दिखाया सरकार ने। मोटा अनुमान है कि हमें 43 करोड़ पूरे साल में आ सकता है, लेकिन खर्चा 48,733 करोड़ का अनुमानित है। और ये खर्चा आमतौर पर बढ़ जाता है क्योंकि डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो गैप है, जो हमें रेवेन्यू आएगा, जो टोटल पैसा खजाने में आएगा और जो खजाने से बाहर जाएगा, उसका गैप 6,390 करोड़ का वित्त विभाग ने इस बजट में दिखाया है। ये अनुमानित पैसा राजस्व घाटे का 6,390 करोड़ कहां से आएगा, ये बड़ा सवाल है। दूसरा, राजकोषीय घाटा 10,338 रुपए रहने का अनुमान है, जो कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 4.4% है। अब अगर इसको हम आसानी से देखने का प्रयास करें, अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करें, तो मान लीजिए सरकार के पास 100 रुपया है और वो हर 100 रुपया कहाँ कहाँ खर्च होगा। अगर इसका हम आंकलन करें तो 100 रुपये में से 25 रुपये, यानी 1/4 बजट जो आज प्रस्तुत किया गया, उस 100 रुपये में से 25 रुपये हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के, सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर खर्च हो जाएंगे। 20 रुपये पेंशन पर खर्च हो जाएंगे। जिस ओपीएस की हम बार बार बात करते हैं, ये 20 रुपये धीरे धीरे बढ़ेगा और अगले 8-10 सालों में ये वेतन से ज़्यादा पेंशन का मामला खड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि 100 रुपये में से 25 और 20 रुपये, ये आपका बड़ा खर्चा यहाँ पर दिख रहा है वेतन और पेंशन का। वहीं 12 रुपये जो आज तक सरकारों ने ऋण लिए हैं, 12 रुपये 100 रुपये में से आपको इंटरेस्ट पर देने पड़ेंगे, जबकि 10 रुपये ऋण की अदायगी पर, यानी कि जो आपका मूल ऋण है उस पर भी 10 देने पड़ेंगे। इंटरेस्ट के लिए आपको 12% देने पड़ेंगे। 22% आपका कुल जो आप ब्याज ले रहे हैं, बार बार ऋण पे ऋण लेते जा रहे हैं, उस पर चला जाएगा। फिर प्रदेश के लिए क्या बचेगा, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि 9 रुपये स्वतः संस्थानों के लिए ग्रांट देनी पड़ेगी। जितनी भी हमारी यहाँ पर संस्थाएं हैं, जितने बोर्ड कॉर्पोरेशंस हैं, उन्हें 9 रुपये की 100 रुपये पे हम ग्रांट देंगे, जबकि बचे 24 रुपये, सिर्फ 24 रुपये बाकी बच रहे हैं। इस 24 रुपये में आपको पूंजीगत कार्य में खर्च करना होगा, यहाँ समझना होगा। यानी जो आपके 24 रुपये बचे हैं उसमें आपको पेट्रोल डालना होगा, डीजल डालना होगा, मेडिकल बिल करने होंगे, उसमें सरकारी स्कीमें करनी होंगी, डेवलपमेंटल वर्क्स करने होंगे। जितनी सरकार ने आज बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, तमाम वंचित वर्ग का ख्याल रखा गया, उस पर खर्च करना पड़ेगा। क्या ये 24 रुपये में हो पाएगा? क्योंकि हम सवाल उठा रहे हैं, जो आमदन हमारी यहाँ पर कम दिख रही है, खर्चा ज़्यादा दिख रहा है, 43 के मुकाबले 48 आज ही दिख रहा है, ये आगे बढ़ जाएगा। इस गैप को हम कैसे पूरा करेंगे, ये इस बजट में सवाल है। दूसरा,
यहाँ पर 58,514 करोड़ रुपए के बजट में 45% बजट सिर्फ सैलरी और पेंशन पर खर्च होगा। ये चिंता वाली बात है कि आधा बजट हम हिमाचल प्रदेश के करीब 3-4 लाख कर्मचारियों के पेंशन और उनके वेतन पर खर्च करेंगे। इसके बाद बजट बचेगा कितना, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि आगे का रुख करें, हम अगली खबर का रुख करें, इसी खबर को हम थोड़ा पोस्टमार्टम करें तो 22% बजट ऋण अदायगी और उस पर ब्याज अदा करने पर खर्च होंगे, जो कि प्रदेश पर कर्ज के बोझ को साफ इंगित कर रहा है। सिर्फ 24% बजट के सारे विकास की गाड़ी खींचनी पड़ेगी। यहाँ पर पेट्रोल डीजल के बिना इस गाड़ी को खींचना पड़ेगा, ये सवाल है। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी जिसको उम्मीद थी 11% डीए हमने लेना, 3 किस्तें हमारी पेंडिंग थी, आज ये उम्मीद की जा रही थी कि मुख्यमंत्री उनके लिए डीए की अनाउंसमेंट करेंगे, और मुख्यमंत्री ने अंत में जाकर करीब 2 घंटे 55 मिनट की स्पीच के बाद अंत में कर्मचारियों को डीए देने का ऐलान किया। पिछले 1.5 साल से हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पेंशनर्स की 3 किस्तें लंबित हैं, 4% और 3%। सबसे पहली 4% थी, उसके बाद की एक और 4% थी, और ये लास्ट वाली 3% थी। लेकिन आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता दे दिया जाएगा, अब 3% महंगाई भत्ता मिलेगा कैसे, ये कर्मचारियों के जहन में सवाल था। और कई हमारे लाइव स्ट्रीम में लिख रहे थे कि आखिर ये बताओ मिलेगा कैसे। हमारी वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार से बात हुई, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात हुई, प्लानिंग अधिकारी बासु से बात हुई, प्लानिंग एडवाइजर हैं तमाम, अभिषेक जस्सल IAS अधिकारी, उन्होंने इस बजट को बनाया। इन तमाम हमारी अधिकारियों से और मुख्यमंत्री से बात हुई कि आप कर्मचारियों को डीए देंगे कैसे, आपका एरियर का क्या मैकेनिज्म होगा। उसे लेकर यह स्पष्ट कर दिया कि 15 मई से हम कर्मचारियों को 3% डीए देने शुरू कर देंगे। हालांकि यह भी सच है कि इसकी अब नोटिफिकेशन जारी होगी और नोटिफिकेशन में तमाम गाइडलाइन जारी की जाएंगी। लेकिन नोटिफिकेशन में क्या होगा, जो हमें सूचना मुख्यमंत्री से मिली है, वित्त विभाग के प्रधान सचिव से मिली है, फाइनेंस एडवाइजर से मिली है, उनका कहना है कि 15 मई से, यानी 15 मई से हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलने शुरू हो जाएगा। और उसके एरियर का क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जो ट्विस्ट हुआ है डीए देने में, उसमें यह है कि 3% की तो आपकी लास्ट जो ये लेटेस्ट आपकी किस्त थी ड्यू वो दी है, लेकिन मिलना आपको 1.5 साल पहले की 4% की किस्त मिलनी थी। अगर वो 4% मिलती तो कर्मचारी ये डिमांड कर सकते थे कि डीए तो आपने कह दिया बजट में कि 15 मई के बाद मिलेगा, लेकिन क्या ये 1.5 साल का इसका एरियर भी देंगे। लेकिन यहाँ पर जो जिक्र किया गया है वो जिक्र हुआ है 3% का, जो कि लास्ट ड्यू है, अभी पिछली इनको मिलनी है महंगाई भत्ते की किस्त, उसका यहां पर जिक्र किया गया है। तो ऐसे में क्या ये जो पिछले 5-6 महीनों का ये एरियर मिलेगा नहीं मिलेगा, ये नोटिफिकेशन में स्पष्ट होगा। क्योंकि जब पिछला एरियर भी दिया गया था तो उसमें ये कहा गया था कि दिवाली के दौरान जब डीए दिया गया था उसमें कहा गया था कि आपको अक्टूबर महीने में बड़ा हुआ महंगाई भत्ता वेतन में मिल जाएगा और एरियर पर बाद में फैसला होगा। यानी वो बात कब आएगा ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन इस डीए की हम जरूर बात करें तो सिर्फ 3% आपको डीए मिलेगा, और ये मिलेगा 15 मई से। इसकी नोटिफिकेशन में भी 15 मई का शब्द डाला जाएगा, लेकिन एरियर को लेकर कंफ्यूजन ये रहेगी कि एरियर इसका डीए का नहीं मिल पाएगा। हालांकि संशोधन वेतनमान पर स्थिति जरूर यहां पर थोड़ी बहुत स्पष्ट हुई है, जिसमें यह कहा गया कि 70 साल से अधिक आयु के जितने भी हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स हैं उनको संशोधित वेतनमान का एक मुफ्त एरियर जारी कर दिया जाएगा। पूरा एरियर सरकार उनको दे देगी, ये मुख्यमंत्री ने अपनी बजट स्पीच में कहा। और जब हमने इस सवाल को भी मुख्यमंत्री और वित्त विभाग के प्रधान सचिव से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि अब 70 जितने भी पेंशनर्स हैं उनको हम सारा एरियर दे देगा, जितनी भी पेंडेंसी होगी वो क्लियर कर देंगे। लेकिन कर्मचारियों के लिए जरूर एक गोलमोल शब्द का इस्तेमाल था कि क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1 इन तमाम अधिकारी कर्मचारियों का एरियर फेज्ड मैनर में दिया जाएगा, बाद में दिया जाएगा, 15 मई के बाद दिया जाएगा। अब ये 15 मई बाद शब्द इसमें इस्तेमाल किया गया जो हमारी अधिकारियों से बात हुई है। 15 मई का मतलब है कि 15 जून हो सकता है, 15 जुलाई हो सकता है, 15 अगस्त हो सकता है, दिसंबर हो सकता है, या साल में ये पूरा भी दिया जा सकता है। इसके लिए हमें नोटिफिकेशन का इंतजार करना पड़ेगा। जब पेंशनर्स की अबव 70 ईयर्स की नोटिफिकेशन वित्त विभाग जारी करेगा उसी में यह मेंशन कर दिया जाएगा कि कर्मचारियों का अब एरियर किस प्रकार से दिया जाएगा। यह स्पष्ट हो गया डीए एरियर को लेकर, इसे हमने पूरी तरह से जानने की कोशिश की।
आज आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद थी कि सरकार उनके लिए घोषणा करेगी, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बड़ा खुलासा किया कि हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स की इस व्यवस्था को हम विराम लगाएंगे, धीरे धीरे खत्म करेंगे और रेगुलर भर्तियां करेंगे। 58 साल की पक्की नौकरी देंगे, आउटसोर्स का इस हम सिस्टम को बंद कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार गुजरात के मॉडल को स्टडी करेगी। गुजरात में जिस प्रकार से आउटसोर्स के लिए एक जबरदस्त पॉलिसी अडॉप्ट की गई है, स्कीम बनाई गई है, नीति बनाई गई है, उस मॉडल को हम स्टडी कर रहे हैं और हम गुजरात की नीति को अपनाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी का वेतन 12,750 रुपये से कम नहीं मिलेगा। न्यूनतम वेतनमान आउटसोर्स का 12,750 रुपये होगा। और यह भी कहा गया कि आने वाले समय में आउटसोर्स की इस व्यवस्था को पूर्ण विराम लगाकर हम रेगुलर भर्तियों की तरफ जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में मजदूरी को लेकर भी कहा गया कि मनरेगा की दिहाड़ी 20 रुपये बढ़ा दी जाएगी, 320 रुपये कर दी जाएगी। और ये भी कहा गया कि हम धीरे धीरे सभी वर्गों का भी ध्यान रखेंगे। लेकिन दिहाड़ीदारों की 25 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 425 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी की गई। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज, AMI, SI चमियाना में विद्यार्थियों के लिए वरिष्ठ रेजिडेंट ट्यूटर विशेषज्ञ की वर्तमान वजीफे की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई। साथ ही DNB सुपर स्पेशलिस्ट और सीनियर रेजिडेंट सुपर स्पेशलिस्ट के वजीफे की राशि को भी बढ़ाकर 1,30,000 रुपये कर दिया गया। प्रदेश में आउटसोर्स पर नियुक्त ऑपरेशन थिएटर सहायक रेडियोग्राफर का मासिक मानदेय की राशि बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की भी यहाँ पर जिक्र किया गया कि अब आउटसोर्स में जितने भी OT और जितने भी रेडियोग्राफर रखे गए हैं उनका न्यूनतम वेतनमान 25,000 रुपये होगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स को 10,500 रुपये मिलेंगे, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 7300 रुपये मिलेंगे, आंगनवाड़ी सहायिका को 5800 रुपये मिलेंगे, आशा वर्कर को, हालांकि आशा वर्कर को जरूर थोड़ी सी निराशा हुई होगी, महज मात्र 300 रुपये इनके बढ़ाए गए हैं, 5800 रुपये इनको मिलेंगे क्योंकि आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर ये दो ऐसे समाज के वर्ग हैं जिनकी सेवाएं जमकर लेती है। तमाम डिपार्टमेंट इनकी ड्यूटी लेते हैं, चाहे जनगणना हो, हेल्थ के मामले हो, इमरजेंसी हो, आपातकालीन स्थिति हो, या फिर जिस प्रकार से कोरोना काल आया वहां आंगनबाड़ी और आशा वर्कर की सबसे ज़्यादा सेवाएं ली गई। लेकिन उनको आज उतना ऑनरेरियम नहीं मिला, उतने उनका मानदेय नहीं बढ़ा जितनी उनको उम्मीद थी। मिड डे मील वर्कर्स की 5,000 की गई है, मामूली बढ़ोतरी हुई है। जल भाग शिक्षा विभाग में 5500, यहाँ भी मामूली बढ़ोतरी हुई है। जल रक्षक को बड़ी उम्मीद थी लेकिन इनको भी यूं कहें कि ऊंट के मुंह में जीरा, इनकी 5600 कर दी गई है। अब जल शक्ति विभाग में मल्टीटास्क वर्करों को 5500 रुपये, पैरा फीटर तथा पंप ऑपरेटर को 6600 रुपये, पंचायत चौकीदार को 8500 रुपये, राजस्व चौकीदार को 6300 रुपये, राजस्व लंबरदार को 4500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। सिलाई टीचर्स को अब मानसिक मानदेय 500 रुपये बढ़ाया गया। लोक निर्माण विभाग के मल्टीटास्क वर्कर को 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। SMC अध्यापकों की मासिक मानदेय में 500 रुपये बढ़ाए गए। IT शिक्षकों को भी 500 रुपये बढ़ाए गए। SPO को 300 रुपये प्रति माह बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। जिला परिषद चेयरमैन को 25,000 रुपये, वाइस चेयरमैन को 19,000 रुपये और जिला परिषद सदस्य को 8300 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। इसके साथ ही पंचायत समिति अध्यक्ष को 12,000 रुपये मिलेंगे, उपाध्यक्ष को 9,000 रुपये मिलेंगे, सदस्य को 7500 रुपये दिए जाएंगे। पंचायत के प्रधान को अब 7,500 रुपये, उपप्रधान को हर महीने 5100 रुपये मिलेंगे। मनरेगा मजदूरों के लिए व्यापक योजना लागू की जाएगी। मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 300 से बढ़ाकर 320 रुपये की जाएगी। नगर निगम मेयर को 25,000 रुपये मिलेंगे, डिप्टी मेयर को 19,000 रुपये और काउंसलर को 9,400 रुपये दिए मानदेय प्रतिमाह दिया जाएगा। नगर परिषद अध्यक्ष को 10,800 रुपये दिए जाएंगे, उपाध्यक्ष को 8,900 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा काउंसलर को 4,500 रुपये दिए जाएंगे। नगर पंचायत प्रधान को 9,000 रुपये, उप प्रधान को 7,000 रुपये, सदस्य को 4,500 रुपये का मानदेय प्रतिमाह मिलेगा। 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 तक 21 साल की आयु पूरा कर चुकी बेटियों को हर महीने 1500 रुपये मिलेगी। इसे लेकर कन्फ्यूज़न था, इसे लेकर भी हमारी वित्त विभाग और मुख्यमंत्री से बात हुई क्योंकि राज्य सरकार ने कहा था कि 18 से 59 साल के उम्र की
महिलाओं को हिमाचल प्रदेश में पात्रता के आधार पर 2100 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन आज सरकार ने स्पष्ट कर दिया, सरकार ने काजा में दिए, कुप में दिए, चरणबद्ध तरीके से इन्हें जिलावार दिया जा रहा था, लेकिन सरकार ने आज कहा समूचे हिमाचल प्रदेश में जिस बेटी की उम्र 21 साल पूरी हो जाएगी और पात्रता के दायरे में होगी उसे 1500 रुपये देने शुरू कर देंगे। और ये अब कुछ चिन्हित क्षेत्रों के लिए नहीं होगा बल्कि पूरे प्रदेश में ये 1500 की हम अपनी गारंटी को पूरे स्टेट में लागू करेंगे। 21 साल की आयु सीमा इसके लिए तय की गई है। 21 साल आयु पूरी होने पर 1500 रुपये पात्रता के आधार पर, क्योंकि इसमें जो इनकम का क्राइटेरिया जो जिसमें कोई नौकरी वाला व्यक्ति ना हो परिवार में, जो शर्तें लगाई गई हैं उन शर्तों के आधार पर 21 साल की उम्र पूरा करने वाली बेटी को पूरे प्रदेश में 1500 रुपये हर महीने मिलेंगे। बीपीएल परिवारों में जन्म लेने वाली 2 बेटियों के लिए भी यहाँ पर बड़ी घोषणा की गई है, जिसमें कहा गया कि इन्हें इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत जोड़ा जाएगा, इन्हें पढ़ाया जाएगा। बेटियों के जन्म पर 25,000 रुपये का बीमा भी करवाया जाएगा। जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक हिमाचल प्रदेश में 40% से अधिक दिव्यांगता वाले सभी प्रदेश के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। महिलाओं के लिए धन वर्षा की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों पर आज मुख्यमंत्री का बजट पूरी तरह से फोकस रहा। महिला मंडलों व युवक मंडलों व स्वयं सहायता समूहों को 1 से 5 हेक्टेयर भूमि में पौधारोपण के संरक्षण का जिम्मा सौंपा जाएगा। महिला मंडलों और युवक मंडलों को पौधारोपण के लिए सालाना 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसमें प्लांटेशन 1 हेक्टेयर भूमि पर करनी होगी, बाड़बंदी करनी होगी। 1 लाख रुपया बाड़बंदी के लिए, 1.5 लाख रुपया प्लांटेशन के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा सर्वाइवल रेट पौधों की देखभाल के लिए भी सालाना 1 हेक्टेयर जमीन पर 50% आपको प्लांटेशन की सर्वाइवल करनी होगी, उसके लिए पैसा दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मछुआरों से अब सिर्फ 7.5% की रॉयल्टी ली जाएगी। प्राकृतिक मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य 10 रुपये बढ़ा दिया गया है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये कर दिया गया है। इसमें भी 20 रुपये की बढ़ोतरी सरकार ने की है। हमीरपुर में स्पाइस पार्क की घोषणा की गई है। हल्दी उगाने पर अब 90 रुपये प्रति किलोग्राम हल्दी के सरकार आपको पैसे देगी। आप हल्दी उगाइए और 90 रुपये सरकार आपसे कच्ची हल्दी खरीदेगी। आलू की फसल को तरजीह देने के लिए ऊना में आलू प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। गाय का दूध 45 रुपये से बढ़ाकर 51 रुपये कर दिया गया। भैंस का दूध 55 से बढ़ाकर 61 रुपये कर दिया गया है। और प्रति लीटर 2 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन का आपको खर्चा भी दिया जाएगा। भैंस और गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 6.6 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। छोटे मंदिरों को दी जाने वाली अनुदान राशि को दुगना कर दिया गया है। ये बड़ा रोचक है। कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू फाइनेंस डिपार्टमेंट प्लानिंग के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद माल रोड की तरफ रवाना हुए और जाते जाते वे सीधे मंदिर पहुंच गए और उन्होंने कालीबाड़ी मंदिर में मां काली का आशीर्वाद लिया। जब उन्होंने पुरोहितों से वहां बात की तो उन्हें लगे कि हमें छोटे मंदिरों के लिए कुछ करना चाहिए। वहीं से उनका आइडिया आया और वापिस आकर उन्होंने फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्लानिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाया और ये जो आज मंदिर का बजट स्पीच में जिक्र किया गया उसका हिस्सा है। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री ने किस्सा सुनाया कि किस प्रकार से वह कांगड़ा प्रवास पर थे। एक ढाबे पर चाय पीने के लिए रुके तो वहां पर पता चला कि चाय वाले ने लोन लिया था। लोन का ब्याज इतना बढ़ गया कि मूल धन से कई गुना बढ़ गया। इसके चलते वह ऋण के भार में इतना दब गया कि उसका जीना मुश्किल हो गया। इसके चलते आज उनके लिए भी बड़ी अनाउंसमेंट की है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में नशे पर कैसे रोक लगाई जाए? सरकार नशीली दवाओं के प्रयोग को रोकने के लिए ड्रग्स रिहैबिलिटेशन सेंटर बोर्ड का गठन करेगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न श्रेणियों के 50,000 पद भरने का भी ऐलान किया गया। विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के 1,000 पद भरे जाएंगे। आयुष चिकित्सा अधिकारियों के 200, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के 3, सेवा रिक्पा अधिकारियों के 3, यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के 2, आयुर्वेदिक फार्मेसी के 52, लैब टेक्नीशियंस के 32, स्टाफ नर्स के 33, एएनएम के 82, जीओआईआईटी के 42 पद भरे जाएंगे। पुलिस विभाग में कांस्टेबल की 1000 रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया वित्त वर्ष 2025-26 में शुरू कर दी जाएगी। पुलिस कांस्टेबल की पदोन्नति से संबंधित परीक्षा में लगभग 500 पदों के लिए परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में होमगार्ड ड्राइवरों के 113 पदों को आगामी वित्त वर्ष में भरा जाएगा। पंचायत सचिवों के 853 पदों के लिए सीधी भर्ती की जाएगी व तकनीकी सहायकों के 219 पद भरे जाएंगे।
स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रूप से उपलब्ध करवाने के लिए अतिरिक्त 290 आशा वर्कर्स का चयन किया जाएगा। शिमला के महली और कांगड़ा के चैतड़ू में स्थापित किए जा रहे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का कार्य पूरा किया जाएगा। सरकार ड्रोन टैक्सी सेवाएं उपलब्ध करवाने की योजना बनाएगी। ड्रोन प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से कृषि एवं बागवानी के क्षेत्रों में भी 24 आधुनिकीकरण की दृष्टिगत जिला हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा में ड्रोन स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। 66 kV या इससे अधिक सप्लाई वोल्टेज पर चलने वाले उद्योगों को राहत देने के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट बिजली की खपत पर सब्सिडी दी जाएगी। 345 करोड़ की लागत से 6 सड़कों व पुलों परियोजनाओं का निर्माण करने की शुरुआत होगी। नाबार्ड के तहत 498 करोड़ रुपए की लागत से 45 सड़कों व पुल परियोजनाओं की DPR स्वीकृति मिली है। गग्गल स्थित हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य निर्धारित समय पर पूरा किया जाएगा। पर्यटन के क्षेत्र में सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसके तहत मनाली, कुल्लू, नगर व नदौन में वेलनेस सेंटर स्थापित होंगे। धर्मशाला, शिमला व मंडी में आइस स्केटिंग रिंक बनेंगे। पालमपुर और नगरोटा, बंगवा में सौंदर्यीकरण होगा। बाबा बालकनाथ मंदिर के परिसर में पर्यटन सुविधाएं व नदौन में राफ्टिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। पर्यटकों की सुविधा एवं युवाओं को रोजगार के फूड बैन की खरीद के लिए सरकार सब्सिडी देगी। होम स्टे यूनियंस के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप के नाम से शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत होटल व होम स्टे के निर्माण के लिए निजी क्षेत्रों को प्रमोट किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों को इसमें सरकार उन पर मेहरबान हुई है। नई हिमाचल प्रदेश इको टूरिज्म नीति 2024 के अनुसार प्रदेश में इको टूरिज्म गतिविधियों को गति दी जाएगी। 78 इको टूरिज्म साइट्स का आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। विभिन्न इको टूरिज्म गतिविधियों के माध्यम से आगामी 5 सालों में लगभग 200 करोड़ अर्जित करने का टारगेट यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल क्षेत्रों में अगर कोई होटल या होम स्टे बनाता तो उसके लिए सरकार 5% उसके ब्याज का हिस्सा अपने खाते से देगी। सरकार 5% इंटरेस्ट ऋण धारकों का भरेगी। अगर गैर जनजातीय क्षेत्र में होटल या होम स्टे बनाए जाते हैं तो इसके लिए सरकार 4% ब्याज अपने हिस्से का बैंक में भरेगी और बाकी लोनी को भरना पड़ेगा, ऋण धारक को भरना पड़ेगा। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में अगर कोई 10 लाख के टर्नओवर वाला कोई भी कारोबारी, छोटा कारोबारी, चाहे वो मोची, ढाबा, नाई, कोई भी छोटी दुकान करता है, अगर उसका ऋण, उसका ब्याज अगर बिल्कुल NPA हो गया होगा, खाता खराब हो गया होगा, तो उससे मूलधन लेकर वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत उस केस को सेटल कर दिया जाएगा। ब्याज की राशि राज्य सरकार भरेगी, बैंक को ऋण सारा चुकता करेगी। सिर्फ मूलधन ऋणी को, जो लोनी है, जो ऋण धारक है, उसको चुकाना पड़ेगा। इसी तरह से दूसरी कई तमाम गाँव के लोगों के लिए आज बड़ी घोषणाएं की गई हैं। अन्य खबरों का रुख करें तो हिमाचल प्रदेश के पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर बिमल नेगी, जो कि 10 मार्च को लापता हुए हैं और आज 17 मार्च हो गई है, उनका सुराग जिस प्रकार से धीरे धीरे कड़ियाँ आगे जुड़ती जा रही हैं। पुलिस अब इस कॉन्फिडेंस में आ गई है कि जल्द ही पता चल जाएगा कि नेगी साहब कहाँ हैं। दरअसल इस पूरी कहानी को लेकर हम पहले भी आपसे स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन इसमें 3 बड़े एविडेंसेस, 3 बड़े चश्मदीद गवाह, जिन्होंने नेगी साहब के इस पूरी मिसिंग के जो गवाह बने हैं, उन्होंने पुलिस को जिस प्रकार से बताया, कड़ियां आगे जुड़ती गई। अब कुछ अहम सुराग शिमला पुलिस को लगे हैं, क्योंकि ये पूरा मामला 10 मार्च का है। 10 मार्च को अपने दफ्तर से कामकाज निपटाने के बाद उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा, जो सरकारी गाड़ी का ड्राइवर था, कि मुझे यार थोड़ा स्ट्रेस है, मुझे मेंटली रिलीफ लेनी है, रिलैक्स करना है, माल रोड टहलना चाहता हूँ, मुझे लिफ्ट के पास छोड़ा। ये लिफ्ट की पार्किंग के पास उन्होंने अपने ड्राइवर को वापस भेज दीजिए, घर चले जाइए, चाबी और लैपटॉप घर में दे दीजिए, मुझे थोड़ा माल रोड के 2-3 चक्कर लगाने हैं। इसके बाद पार्किंग में एक टैक्सी वाले से बात करते हैं। घुमारवी का राजकुमार नाम का ये टैक्सी चालक था। उस टैक्सी वाले से कहते हैं कि मुझे किसी काम से बिलासपुर की तरफ जाना, क्या मुझे ड्रॉप कर दोगे? बिल्कुल, सौदा हुआ। 3,000 रुपये में बात हुई और रास्ते में जाते जाते राजकुमार, जो कि टैक्सी चालक था, उससे बातचीत भी हुई। चमाकड़ी पहुँचे, चमाकड़ी में लंच किया, उस दौरान भी बातचीत हुई। लंच करने के बाद जब मंडी भराड़ी पहुँचे
तो नेगी साहब ने ड्राइवर को कहा कि मुझे यहाँ ड्रॉप कर दीजिए, मेरा दोस्त चंडीगढ़ से आ रहा है, वो गाड़ी लेकर आ रहा है, मैं इसके साथ चला जाऊँ। अब ड्राइवर राजकुमार ने पुलिस को बताया कि मुझे पूरे रास्ते में लगा कि नेगी साहब थोड़े स्ट्रेस में है, थोड़े परेशान हैं, उनकी बातों से लग रहा था कि वो तनाव में है, उन्हें कोई टेंशन है, बड़ी ज़बरदस्त टेंशन है, लेकिन वे खुलकर नहीं पूछ सकते थे क्योंकि उनके लिए वो कस्टमर थे। लेकिन उन्होंने सारे हाव भाव को जान लिए, इसलिए इस कारण में उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहते थे। लेकिन जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी, जिस प्रकार का उनका व्यवहार देखा गया, इसके चलते टैक्सी चालक ने कहा कि साहब आप जाएंगे? उन्होंने कहा हाँ, मेरा दोस्त आने वाला है गाड़ी लेकर, आप वापस जाइए, मैं निकल जाऊंगा। अब उसके बाद राजकुमार का पूरा रोल खत्म हो जाता है। उसके बाद जहां पर टैक्सी वाले ने उनको उतारा, शिमला पुलिस वहां पर पहुंचती है, आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालती है और इन कैमरों में खुलासा होता है कि वहां पर मंडी भराड़ी में जो काउंटर एक HRTC का, उस काउंटर में बाहर जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। पुलिस ने फिर वहां HRTC के उन कर्मचारियों से बात की जहां नेगी साहब कैमरे में दिख रहे हैं। अब उन कर्मचारियों का कहना है कि बिल्कुल ये आए थे और ये चंडीगढ़ की बस पूछ रहे थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई घुमारवी जाने वाली बस है, तो उन्होंने कहा हाँ घुमारवी बस आएगी। फिर घुमारवी बस पूछना, इस बिना पर पुलिस घुमारवी पहुंचती है, घुमारवी के कैमरे खंगालती है। हालांकि सारे आसपास के कैमरे खराब थे, लेकिन एक किसी प्राइवेट घर का कैमरा वहां पर ठीक था। उस कैमरे के आधार पर यह पता चलता है कि नेगी साहब वहां पर घुमारवी बस स्टैंड के पास किसी बस वाले से बातचीत कर रहे, किसी अंडे वाले के जो रेडी होती है अंडे वाली की सड़क किनारे, उससे बतिया रहे थे, उससे बातचीत कर रहे थे। अब पुलिस ने उसी फुटेज के आधार पर उस अंडे वाले को ढूंढ निकाला। अंडे वाला एक बड़ी अहम कड़ी इस पूरे केस में बन रही है। अंडे वाले को पूछा गया कि क्या ये शख्स आपके पास आए थे? उन्होंने कहा हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, मेरे से ऐसी बात हुई थी। और इन्होंने 3-4 जगह से मेरे से पूछा था कि बसेस कब और कितने बजे जाएंगी और कहाँ से जाएंगी। अंडे वाले ने काफ़ी दिमाग पर जोर लगाया, क्योंकि अंडे वाले का ये भी कहना था कि आम तौर पर ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति पूछ लेता कि लास्ट बस कब जाएगी, फलां जगह बस कब जाएगी। लेकिन अब नेगी साहब की हालांकि फिर कह रहे हैं कि पर्सनैलिटी इतनी शानदार थी, उनकी व्यक्तित्व इतना शानदार था कि वो रिकॉल कर लिया, याद आ गई अंडे वाले को। अंडे वाले ने कहा कि मुझे अब याद आ गया। इन्होंने पूछा चंडीगढ़ की बस कितने बजे जाएगी, धर्मशाला की बस कब जाएगी और मंडी की बस कब जाएगी। 3 स्टेशन उन्होंने पूछे, मंडी, धर्मशाला और चंडीगढ़, ये 3 जगह उन्होंने पूछी। इसके बाद अंडे वाले से बातचीत करने के बाद नेगी साहब वहाँ से चले गए। अब उसके बाद हालांकि कोई वो ऐसा कोई एविडेंस नहीं आया कि वो बस में बैठे नहीं बैठे, कहाँ गए नहीं गए। आखिरकार नेगी साहब वहाँ से कैसे गायब हो गए, इस पर अब पुलिस पूरी तरह से जाँच करी और पुलिस को ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि 10 से 17 मार्च, ये लंबी समय अवधि होगी, करीब करीब 8 दिन का वक्त हो गया है। और जिस प्रकार से नेगी साहब बेशक स्ट्रेस में थे, मेंटली थोड़े से परेशान थे, उन पर तनाव था, दबाव था। इसके बाद आखिर अंडे वाले से बात करने के बाद नेगी साहब कहाँ गए? अब शिमला पुलिस धर्मशाला के बस स्टैंड के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। ड्राइवर कंडक्टर से 10 मार्च के ड्राइवर कंडक्टर से उन तमाम चालकों से बात कर रही है कि क्या आपने ऐसा शख्स आपने धर्मशाला की तरफ बस में सवार था, ऐसी टिकट आपसे मांगी हो। चंडीगढ़ की तरफ जो HRTC या दूसरी बसेस गई उन्हें देखा जा रहा, चंडीगढ़ बस अड्डे की फुटेज देखी जा रही है और मंडी की देखी जा रही है। अब हमने 2 दिन पहले भी ये कहा था कि पुलिस अब भी इस थ्योरी पर काम कर रही है कि हो सकता है कि जिस प्रकार का मेंटली स्ट्रेस उन्हें था, वो थोड़ी सी पीस चाहते थे, शांति चाहते थे। और इस शांति की खोज में हो सकता है वे रिवालसर की तरफ चले गए हो, धर्मशाला के किसी बौद्ध मठ में चले गए हो या चंडीगढ़ चले गए हो। पुलिस ने अब इन तीनों जगह टीमें बिठा दी हैं और पुलिस का कहना है कि वक्त नहीं लगेगा, जल्द, क्योंकि ये बड़ा जो सुराग मिला है वहाँ पर एक अंडे वाले का, जिसने बताया कि 3 जगह की बस पूछ रहे थे। अब पुलिस को लगता है कि धीरे धीरे ये कड़ी जुड़ती जा रही है। लेकिन अब पुलिस ने अगली कार्रवाई आरंभ की। जो नेगी साहब का सरकारी ड्राइवर था उसको बुलाया, उससे पूछा कि आप बताइए कि नेगी साहब का व्यवहार कुछ दिनों से कैसा था। ड्राइवर ने जो वहाँ पर खुलासे किए वो थोड़े से चौंकाने वाले हैं, थोड़े से परेशान करने वाले हैं, क्योंकि बिमल नेगी साहब चीफ इंजीनियर थे, बड़ा कद था, पावर कॉरपोरेशन के ब्रिलियंट अधिकारी थे, काबिल अधिकारी थे, डायनेमिक ऑफिसर थे, शानदार इंसान थे। और जब एक साथ इतनी ज़्यादा खूबियाँ किसी में होती है वो व्यक्ति इमोशनल भी होता है और नेगी साहब इमोशनल
प्रोफेशनल थे, ये हम नहीं, बिजली बोर्ड का बच्चा बच्चा कह रहा, हर कर्मचारी कह रहा, पावर कॉरपोरेशन का बच्चा बच्चा कह रहा है, किन्नौर के जिस मर्जी शख्स से आप बात कीजिए वो कह रहे हैं कि नेगी जैसा कोई नहीं, नेगी साहब जैसा कोई नहीं। फिर ड्राइवर को पूछा गया कि आप बताइए, ड्राइवर ने कहा पुलिस को कि जनाब परेशान थे, टेंशन में थे, स्ट्रेस में थे, तनाव में थे, दबाव में थे, क्योंकि लेट सिटिंग होती थी, दफ्तर में देर रात तक बिठाया जाता था, कभी भी छुट्टी 5 बजे नहीं होती थी, देर रात तक काम करवाया जाता था, 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, मिडनाइट तक काम करवाया जाता, अगले दिन फिर सुबह तड़के बुलाया जाता था, 9 बजे आइए, 10 बजे आइए। और जब नेगी साहब पर पावर कॉरपोरेशन के वर्क का, काम का लगातार स्ट्रेस, दबाव, तनाव बढ़ रहा था, उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए छुट्टी की डिमांड की, छुट्टी नहीं दी गई। जब उन्होंने कहा मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको बिल्कुल वहाँ से लताड़ा गया, उनको धमकाया गया, डराया गया और कहा गया कि नौकरी करनी है तो आना पड़ेगा, जो असाइनमेंट दी जाती है वो करनी पड़ेगी। ये भी हम नहीं कह रहे, ये बिमल नेगी साहब के सरकारी चालक ने पुलिस के साथ हुई पूछताछ में ये तमाम बातें कही हैं। और अब ये पूरी बिमल नेगी जी की जो मिसिंग का पूरा मामला है वो साफ कहता है कि काम के बोझ तले, काम के स्ट्रेस में विमल नेगी जी परेशान थे, टेंशन में थे और उनकी मनोस्थिति खराब हो चुकी थी। अब पुलिस इसी बिना पर सोच रही है कि अगर उनके मन में कोई गलत ख्याल आता, फिर वो जिस प्रकार से अपने दफ्तर से लिफ्ट की पार्किंग की तरफ निकले थे, फिर वो इतनी लंबी यात्रा के लिए नहीं निकलते, ड्राइवर से रास्ते में नहीं बतियाते, फिर वो मंडी भराड़ी पहुंचने के बाद वे अगली बस घुमारवी के लिए नहीं पकड़ते, घुमारवी में फिर अंडे वाले शॉपकीपर से नहीं पूछते कि फलां जगह की बसेस कभी हैं। वो जाहिर तौर पर उसके पीछे, हालांकि सच क्या है ये पता नहीं है, लेकिन भगवान से ये जरूर हम दुआ करते हैं कि नेगी साहब जल्द वापस आ जाएं, घर वापस आ जाएं, मिल जाएं और परिवार का हिस्सा बन जाएं। पावर कॉरपोरेशन की जिस प्रकार से वे आन बान शान है, उनके साथ फिर एक बार काम करने शुरू कर दें। लेकिन पुलिस को पूरा अब भी कॉन्फिडेंस है, पुलिस को मानना है कि इतना लंबा वक्त उन्होंने जिस प्रकार से लिया, हो सकता है वे मेंटली स्ट्रेस में जाते चलते चलते चल गए हों और किसी बौद्ध मठ में पहुंच गए हों, किसी अपने दोस्त के घर पहुंच गए हों। हालांकि दोस्त के घर नहीं हो सकते, क्योंकि दोस्त के घर होते तो इतना सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से उनका प्रचार प्रसार किया है अब तक उसकी सूचना मिल जाती। लेकिन हो सकता है किसी ऐसी जगह चले गए हों जहां पर बिल्कुल मानसिक शांति चाहते हो, या ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नेगी साहब कहीं ऐसे तो नहीं कि जाते जाते कहीं ऐसी जगह चले गए हों जहां से आगे का सफ़र इतना आसान ना हो। उन तमाम कड़ियों पर भी सोचा जा रहा है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि गलत स्टेप उठाया होगा, उसकी संभावना कम दिख रही है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में। पुलिस कहती है कि अलग बात है कि हम चल रहे हैं, कोई ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन वो अपने मेंटली इस प्रकार से ऐसा तय करें कि मुझे कुछ गलत करना, इसकी संभावना गलत दिख रही है, इसकी संभावना कम दिख रही है। लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि वो मेंटली स्ट्रेस में थे, परेशानी में थे, तनाव में थे, दबाव में थे और ये सारा तनाव उनके ऊपर काम का था, अपने अधिकारियों का था। इस लाइव स्ट्रीम के माध्यम से आज फिर हम आपसे निवेदन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेडिंग करें इसकी, ताकि नेगी साहब जहां कहीं भी हो ये सूचना उनके आसपास के लोगों तक पहुंच सकें, ये सूचना उनका माध्यम बन के वहां पर बन सके, ताकि उनको वापस सुरक्षित घर लाया जा सके। आज चंबा के सलूनी में खेल में एक क्रिकेटर की पिछले कल हत्या कर दी गई, मर्डर कर दिया गया, बीच मैदान में ये हत्या की गई और मामूली कहासुनी पर ये लड़ाई हुई। दरअसल क्रिकेट का मैच चल रहा था, मैच में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और दूसरे युवक ने बल्ले से जोर से दूसरे बैट्समैन के सिर पर जोर से प्रहार कर दिया और उससे मार डाला। पिछला ड्यूर पंचायत के मंजोटा मैदान में पिच के दौरान ये विवाद इतना बढ़ गया कि खिलाड़ी ने गुस्से में आकर दूसरे खिलाड़ी के सिर पर बल्ला फोड़ दिया, बल्ले से बार कर दिया। लहूलुहान खिलाड़ी को अस्पताल में ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। आरोपी हालांकि फरार है, उसे पकड़ने के लिए भी पिछले कल से पुलिस ने कसरत तेज कर दी है।
बाहरी राज्यों से मनाली आ रहे 2 पहिया वाहन चालकों के खिलाफ मनाली पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की है, क्योंकि भिंडरवाला के प्रतिबंधित झंडे लगाकर बाइकर्स हिमाचल प्रदेश में लगातार आ रहे हैं। इसके चलते 2 मामले मनाली में दर्ज किए गए हैं। झंडा लगाने वालों की गिरफ्तारी होने के बाद भी संभावना जताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में युवाओं से पूछताछ कर रही है, क्योंकि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट साफ कहता है कि आप इस प्रकार के प्रतिबंधित झंडे नहीं लगा सकते, लेकिन लगातार हिमाचल प्रदेश में इस तरह की वारदातें देखने को मिल रही हैं। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।